आपके 9th पेपर एसएसटी के दो महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और दूसरा टॉपिक है शिक्षण विधियों को लेकर के। दोनों टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको जरूर से याद कर लेना है। पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। उद्देश्यों को बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। पहला है संस्कृति और सभ्यता से संबंधित समझ आप बनाएंगे। समस्याओं पर विवेकपूर्ण चिंतन क्षमता विकास कर लेंगे। उपकरणों के सहयोग से समस्या निदान के प्रयास की समझ बना लेंगे। मानसिक और चारित्रिक विकास आपका हो जाएगा। संसाधनों की समझ एवं उनका उपयोग करना सीख लेंगे। जनतंत्रात्मक भावना, सहयोग की, सहभागिता की, विकास की भावना आप में आ जाएगी। योजना बना करके उसे अपनाने की कुशलता का विकास अपने में हो जाएगा। और मानव और वातावरण के पारस्परिक जो संबंध है, इनके बीच में आपका विकास यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में शिक्षण विधियों को लेकर के अपन बात करते हैं। पहली विधि है इकाई विधि। इकाई विधि में आपको बातें ध्यान में रखनी है कि इस विधि के अंतर्गत इकाई किसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया या सामाजिक संबंध विशेष पर प्रकाश डालती है। जैसे यात्रा भ्रमण हेतु मुख्यतः प्राथमिकता के आधार पर ली जाने वाली वस्तुएं, इनकी सूची बनाना, समाज उत्पादी शिविर हेतु वस्तुओं की सूची को बनाना आदि कार्यों को हम इस इकाई विधि में रख सकते हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सूची आवश्यकता को ध्यान में रख करके बनाई जाती है तथा इसमें तथ्य सामग्री का समावेश होता है। साथ ही स्वयं खोज प्रस्तुत करने, संगठनात्मक व्यवहार के गुणों का भी विकास इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें और बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ये विधि अर्थपूर्ण कार्य, संगठित कार्य, अधिगम को दिशा देने वाले, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण, पूरक सामग्री के उपयोग का गुण लिए हुए रहती है। इसके उपयोग पर हमें निम्नलिखित सीमाएं देखने को मिलती है। मूलभूत तथ्यों का अधिगम नहीं होता है, असमंजस में डालने वाली स्थिति पैदा हो जाती है, पाठ्य पुस्तकों की कमी रहती है और अभिभावकों की गलत धारणा हो जाती है, संतुलित शिक्षण का अभाव रहता है। तो ये सारी इसकी कमियां भी ध्यान रखनी है। तो पहली विधि इकाई विधि हमने पढ़ ली है। दूसरी विधि है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि में देखिए, आपको बातें ध्यान में रखनी है कि विचार विमर्श करके सीखना, आपस में चर्चा करना, किसी टॉपिक को लेकर के, किसी एक प्रकरण को लेकर के बच्चों और शिक्षक के मध्य में वार्तालाप होना, विचार विमर्श होना, तर्क वितर्क होना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है और आप इसको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इस विधि में स्वतंत्रता, सामाजिक आदान प्रदान तथा स्पष्टीकरण पर बल दिया जाता है। अध्यापक विद्यार्थियों से स्वयं प्रश्न आमंत्रित करके उत्तर दे करके या उत्तर के आधार पर पाठ का विकास करेंगे। इस विधि में समस्याओं के बिंदुओं पर खुल करके चर्चा करने में मौखिक अन्योन्य क्रिया तथा अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो ये विचार विमर्श विधि के अंतर्गत ध्यान रखना है। तीसरी विधि है योजना विधि। योजना विधि, इसमें कल्पना, सहयोग, शारीरिक नियंत्रण पर बल दिया जाता है। प्रोजेक्ट बच्चे की रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति क्षमता पर आधारित होना चाहिए। यह उपयोगी विधि है क्योंकि सक्रिय सामाजिक सहयोग से कार्य करते हुए सीखने से विद्यार्थी ज्ञान के साथ ही सामाजिक गुणों और कुशलताओं को भी सीख लेता है। इसके जो चरण हैं, योजना विधि के चरण ध्यान में रखने हैं जरूर से। योजना का मूल्यांकन या रिकॉर्डिंग, योजना को क्रियान्वित करना, योजना का आयोजन करना, योजना के विशिष्ट उद्देश्यों को चुनना, परिस्थिति को प्रदान या निर्मित करना, समस्या पर चर्चा करना। तो ये इसके चरण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में इसके गुण और विशेषताओं की बात करते हैं। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से आपको समझना है। योजना विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, विद्यार्थी को समझने में सहायक विधि है, जीवन से संबंधित विधि है, आत्मनिर्भरता बनाने वाली विधि है, मितव्ययिता लोकतंत्रात्मक विधि है, रटने का इसमें कोई स्थान नहीं रहता है, समझ करके सीखने वाली विधि है। तो ये इसके आपको गुण ध्यान में रखने हैं या विशेषता भी आप कहेंगे। इसके बाद में आगे इसकी सीमाओं को लेकर के बात करते हैं। तो ज्ञान इसका अव्यवस्थित है, प्रशिक्षित अध्यापकों की इसमें कमी रहती है, अधिक खर्चीली और स्कूल की कार्य व्यवस्था में बाधा, पाठ्यपुस्तकों की कमी और संतुलित अधिगम असंभव यहाँ पर है। तो ये कुछ इसकी सीमाएं ध्यान रखना है। इसके बाद में समस्या समाधान विधि के बारे में बात करते हैं। समस्या समाधान विधि मतलब एक समस्या को चयन करना है, समस्या का समाधान करना है, इस तरह से बात रहेगी। और इसकी प्रक्रिया में देखिए, सबसे पहले समस्या का जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, आंकड़ों का संकलन करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण और परिमाण ज्ञात करेंगे, परिणामों का परीक्षण करेंगे, सामान्यकरण करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे और प्रलेखन कर देंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके गुणों की बात करते हैं। तो गुणों में यहाँ पर देखिए, उद्देश्यपूर्ण विधि है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान होती है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन देती है, अधिगम प्रभावी तथा स्थायी होता है, उदार दृष्टिकोण रहता है, उत्तरदायित्व बढ़ता है, सक्रियता रहती है, अच्छी आदतों का विकास इसमें होता है।
तो ये सारे गुण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सीमाओं की बात करते हैं। तो सीमाओं में देखिए शारीरिक क्रियाओं की उपेक्षा इसमें होती है, अधिक समय लगता है, कम प्रतियोगिता रहती है, संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यह उपयोगी है और निरस इसमें शिक्षण रहता है। तो ये इसकी सीमाएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली विधि की ओर बढ़ते हैं। अगली विधि है भाषण विधि। भाषण विधि का मतलब है यह शिक्षक केंद्रित विधि है। सिर्फ शिक्षक बोलता रहेगा, भाषण देता रहेगा और बच्चे निष्क्रिय बैठे बैठे सुनते रहेंगे। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और शिक्षक केंद्रित विधि है भाषण विधि। इसके लाभ की बात करते हैं तो अध्यापक तथा विद्यार्थी में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। रुचिकर व समय की इसमें बचत होती है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर एक साथ बैठा करके और एक शिक्षक यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा है, बोल रहा है, खुद ही सारा भाषण दे रहा है और सारे बच्चे निष्क्रिय बैठ करके सुन रहे हैं। तो ये शिक्षक केंद्र विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, ये बता दिया है। और रुचिकर और समय की इसमें बचत होती है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को एक साथ बैठा करके शिक्षक अपना जो पाठ है, जो प्रकरण है, उसको पूरा करवा सकता है। श्रवण शक्ति का विकास होता है, सारे बच्चे सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक तो उनको समझ में आई चीज़ें अभी प्रेरणा मिलती है। यह मितव्ययी विधि है, कम खर्चीली, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ सकते हैं। अनुशासन स्थापित होता है, क्योंकि शिक्षक का ध्यान सभी बच्चों पर रहता है। इसमें हानियों की बात करते हैं कि इसकी हानियाँ क्या क्या है। तो यह है, इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, अध्यापक पर अधिक कार्यभार रहता है, क्योंकि अध्यापक का ही सारा काम रहता है बोलने का, बताने का। आत्मश्रम को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि है, यह केवल स्मरण शक्ति पर आधारित है। तो ये सारे इसकी हानियाँ ध्यान रखनी है या सीमाएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली विधि है कथात्मक या फिर कहानी विधि। कहानी विधि में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है, कि एक समय में एक राजा था, उसके 2 रानियाँ थी, 3 बच्चे थे। इस तरह से एक कहानी मतलब कल्पना करना। और प्राय यह इतिहास शिक्षण के लिए उपयोगी है। इसमें घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस कहानी विधि में सही चुनाव, कहानी के पीछे छिपे भाव निहित दृष्टिकोण के अनुकूल हो, मानसिक व बौद्धिक स्तर के अनुरूप हो, सरल भाषा का प्रत्यय हो और विद्यार्थियों की रुचि का ध्यान रखते हुए उसे रोचक बनाने के लिए प्रयत्न भी करना आवश्यक है। इसके गुणों की बात करते हैं तो गुणों में देखिए, यह भाषण ज्ञान में वृद्धि करता है, विचार शक्ति का विकास करता है, कल्पना शक्ति का विकास, अध्यापक एवं विद्यार्थियों में मधुर संबंध स्थापित होते हैं, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर होते हैं, अच्छे गुणों का विकास, रुचिकर शिक्षण होता है और स्वस्थ मानसिक विकास होता है। तो ये सारे गुण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में सीमाओं की बात करते हैं तो अध्यापक पर अधिक भार रहता है, क्योंकि स्टोरी बता रहा है तो वह सेम मतलब एक भाषण विधि की तरह ही काम हो गया है, क्योंकि अध्यापक का ही सारा रोल रहता है, अध्यापक केंद्र है ये भी। और प्रत्येक प्रकरण के लिए उपयोगी नहीं होगी और कुशल अध्यापकों की इसमें कमी रहेगी। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त तो यह नहीं है, क्योंकि वो कल्पना इतनी नहीं कर पाएंगे, अमूर्त चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे। तो बाकी सारी चीज़ें ये सारी इसकी सीमाओं के अंतर्गत आ जाएगा। अगली यहाँ पर 7वीं विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि से सीधा सिंपल आप समझ रहे हैं कि शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, या फिर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, शिक्षक जवाब दे रहा है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इस तरह से इसमें प्राय स्पष्टीकरण, अभ्यास और अंतिम उत्पाद पर बल दिया जाता है। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक उत्तम विधि है। इसमें शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करें, उस पर प्रश्न करें, विद्यार्थियों के जो उत्तर आए उन पर फिर प्रश्न पूछें। तो इस तरह से रहता है। चित्र के माध्यम से और आप समझ लीजिए कि विषय वस्तु से निर्मित प्रश्न हुए, प्रश्नों से विद्यार्थियों से इनके उत्तर प्राप्त हुए, फिर प्राप्त उत्तर से फिर प्रश्न से यहाँ पर इस तरह से ये विषय वस्तु वगैरह सारी चीज़ें, ये रोल बार बार प्रश्नोत्तर होता रहेगा सिस्टम। तो ये प्रश्नोत्तर विधि रह गई। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो मानसिक क्रियाओं को जागृत करने वाली, सरल व स्पष्ट भाषा वाले, निश्चित अर्थ वाले, संक्षिप्त, सीधे व सरल, नुकीले व पैने, परस्पर संबंधित, रुचिकर एवं विविध प्रकार की, आयु, ज्ञान व योग्यता के अनुरूप, अध्यापक द्वारा सरल भाषा व रचना एक जैसी हो, विद्यार्थियों को समझ में आ सके और वे उत्तर दे पाएँ। तो ऐसी प्रश्नों की विशेषता होनी चाहिए। प्रश्नों की विशेषता ये हो गई है। प्रश्न निर्माण में सावधानियों को लेकर के प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न निर्माण में क्या क्या सावधानी रखनी है। इस तरह का अलग प्रश्न आ सकता है या प्रश्नोत्तर विधि पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, प्रश्न अस्पष्ट ना हो, मिश्रित ना हो, एक से अधिक उत्तर वाले ना हो, हाँ या ना के ना हो, अधूरे ना हो, गलत भाषा या सूचना वाले ना हो, गोपनीयता या निजता हनने वाले ना हो, अपमानित या मजाक करने वाले ना हो, सद्भावना बिगाड़ने वाले ना हो, अत्यधिक सरल ना हो। तो ये सारी क्या है, सावधानियाँ हैं। इसके बाद में उपयुक्त सभी विधियों की अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अन्य कई प्रकार की विधियां प्रचलित हैं, जैसे प्रयोगशाला विधि, समवाय विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रस्तुतिकरण, साधन व मूल स्रोत विधि, केंद्रीय या तुलना विधि, खोज विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, पुनर्वीक्षण विधि, गृह कार्य विधि और इसके बाद में सामूहिक क्रिया विधि। तो ये कुल 11-12 विधियाँ ये सारी हैं।
तो इस तरह से टोटल ये कुछ विधियाँ हैं जो कि सामाजिक विज्ञान में काम में आती है। जो हमने 7 विधियाँ यहाँ पर पहले पढ़ी है उनको लेकर के डिटेल में आपके इस बुक में बता रखा है, तो ये आपको ज़रूर से याद कर लेनी है। और बाकियों के लिए अभी समय है नहीं, तो बाकियों को आप स्किप कीजिएगा। सिर्फ नाम अगर आपको प्रश्न पूछता है कि 5-7 विधियों के नाम लिखिए तो उनका नाम आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको याद आए तो। बाकी आप 7 विधियों के बारे में ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ठीक प्रकार से सारे बिंदु समझ में आ गए हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।